अब एक टर्म आता है ये बायो एसे। बायो एसे का मतलब वो ऐसे ई से चालू होता है। बायो एसे का मतलब होता है जब आप लिविंग कंडीशंस में किसी भी मैंने गलत लिखा है। किसी भी जब आप लिविंग कंडीशन में किसी भी बायोमोलिक्यूल के फंक्शन को या उसके काम को पता करते हो तो उसे क्या कहते हैं, बायो एसे। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है ऑक्सिन का जो बायो एसे होता है वो उसे हम कहते हैं अवीना कर्वेचर टेस्ट या अवीना कोइलोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। क्योंकि ऑक्सिन का पता कब चला था, जब वो अवीना की कोइलोप्टाइल टिप बेंड हो जाती थी। तो ऑक्सिन का बायो एसे का नाम आपको ध्यान में रखना है अवीना कोइलोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, तो पहला प्लांट हार्मोन हमने देख लिया ऑक्सिन। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन अब हम बात करेंगे जिबरलिंस की। लिख लिया, ले लो आगे। हाय हाय, इतनी बड़ी स्केल। ठीक है, फिर हमारे पास अब नेक्स्ट प्लांट हार्मोन हम क्या देख रहे हैं, जिबरलिंस। अगेन 3 चीजें देखेंगे हम लोग, प्लांट हार्मोन की हिस्ट्री, फीचर्स और फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब जिबरलिंस की हिस्ट्री क्या है आपके पास, एक फंगाई होती है और उस फंगाई का नाम क्या होता है, जिबरेला फ्यूजिक्यूराई। तो ये आपके पास एक फंगाई होती है और ये चावल में एक बीमारी उत्पन्न करती है जिसे हम कहते हैं बकाने डिजीज या जिसे हम कहते हैं फुलिश राइस सीडलिंग डिजीज। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है फंगाई का नाम, और ये फंगाई चावल में कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है, बकाने या फुलिश राइस सीडलिंग डिजीज। चावल के दाने जो हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो इसी फंगाई से कौन सा हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, जिबरलिंस को डिस्कवर किया गया था। और एक साइंटिस्ट थे कुरोसावा। कुरोसावा ने क्या किया, जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जब आप किसी भी चावल पर इस फंगाई को यूज करते हो, फंगाई का एक्सट्रैक्ट, तो कैसे सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, डिजीज सिम्टम्स। और उसी से कौन सा केमिकल आइसोलेट किया गया, जिबरलिंस को आइसोलेट किया गया। तो ये तो हिस्ट्री है। अब प्लांट्स में हम बात करें, इस जिबरलिन के फीचर्स की बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है सारे जिबरलिन्स हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या होता है, एसिडिक। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जिबरलिनिक एसिड। और इनका नॉमेनक्लेचर होता है GA1 से लेकर GA100। और इसमें सबसे पहले डिस्कवर किया गया और सबसे कॉमनली यूज किया गया जिबरलिन कौन सा है, जिबरलिनिक एसिड 3। प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कौन सा है, जिबरलिन से। मेन ग्रोथ हार्मोन है, मतलब प्लांट की लंबाई बढ़ाने में जो मेन हार्मोन काम करता है वो जिबरलिन है। और ये स्पेसिफिक जगह पे नहीं, लगभग सारे के सारे प्लांट पार्ट्स में प्रोड्यूस होता है। तो लगभग सारे के सारे प्लांट पार्ट्स में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, जिबरलिन होगा। मेन प्लांट ग्रोथ हार्मोन है और नॉमेनक्लेचर कैसे दे रखा है, GA1 से लेके GA100। सबसे कॉमन और सबसे एक्सटेंसिवली स्टडीड कौन सा है, GA3 लिखेंगे। सबसे पहले जिबरलिन्स में हिस्ट्री। फंगाई नेम्ड जिबरेला फ्यूजिक्यूराई,
fungi named Gibberella fujiculae causes Bakane disease or foolish rice seedling disease. Causes Bakane or foolish rice seedling disease. फिर इसमें कुरोसावा, हाँ साइंटिस्ट का नाम है नेक्स्ट पॉइंट, कुरोसावा अप्लाइड फंगल हाइफे टू राइस सीडलिंग्स. कुरोसावा अप्लाइड fungal hyphae to rice seedlings and studied the disease symptoms. Applied fungal hyphae to rice seedlings and studied disease symptoms. ठीक है. फिर हमारे पास नेक्स्ट फीचर्स. फिर नेक्स्ट जिबरलिन्स में नेक्स्ट फीचर्स. लिखेंगे ऑल जिबरलिन्स आर एसिडिक. All gibberellins are acidic, comma, have a gibbon ring structure. और जिबरलिन्स आर एसिडिक, इनमें एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं गिबेन रिंग. ऑल जिबरलिन्स आर एसिडिक, कॉमा, हैव अ गिबेन रिंग स्ट्रक्चर and are named from GA1 to GA100. And are named from GA1 to GA100. इसमें लिख लेंगे GA3. GA3 was one of the first discovered gibberellin. GA3 was one of the first discovered gibberellin and most extensively used. GA3 was one of the first gibberellins to be discovered and most extensively used. नॉमेनक्लेचर है जिब, हाँ नहीं ऐसा नहीं है. डिस्कवरी जिबरेलिक एसिड्स हैं, अब उनका केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से, थोड़े ये टर्पिनोइड से बनते हैं, तो अलग अलग टर्पिन स्ट्रक्चर्स के कारण 1 2 3 4. ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर 1 पहले डिस्कवर हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने. स्ट्रक्चर के बेसिस पे, टर्पिनोइड्स के कार्बन चेन के बेसिस पे लेबल किया होगा इनको, क्या फर्क पड़ रहा है उससे. ठीक है. और फिर नेक्स्ट, जिबरलिन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन. फीचर्स एंड मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड. और नेक्स्ट में जिबरलिन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन. Gibberellins are the most important plant growth hormone.
ठीक है, फिर हाँ, नहीं डिजीज तो वो नहीं डिस्कवर तो फंगाई से किया था। ये डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी, फंगाई को वो स्टडी कर रहे थे। अब फंगाई से केमिकल निकला, इन्होंने देखा यार ये गिब एंडिंग स्ट्रक्चर है, अच्छा ऐसा केमिकल प्लांट में भी होता है और प्लांट में वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो फंगाई जिबरलिन के कारण प्लांट में डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, वो फंगाई वैसे ही चावल में डिजीज कॉज करता था। जब उस फंगल एक्सट्रैक्ट को स्टडी किया तो उसमें केमिकल निकला जिसको उन्होंने जिबरलिन नाम दिया। फिर देखा यार ये केमिकल तो प्लांट में ऑलरेडी नेचुरली मिलता है और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब जिबरलिन का फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जिबरलिन्स का क्या होता है, ये प्लांट की लंबाई बढ़ाता है, यानी तने की लंबाई, स्टेम को लंबाई बढ़ाएगा। अब ये स्टेम की लंबाई कैसे बढ़ाता है, अगर ये स्टेम है तो जहां से पत्तियां और ब्रांचेस निकलती हैं उसे क्या कहते हैं, नोड्स, और दो नोड्स के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, इंटरनोड। तो जिबरलिन्स जो हैं वो इस इंटरनोड की लंबाई बढ़ाते हैं। इंटरनोड की लंबाई बढ़ेगी तो स्टेम की लंबाई बढ़ जाएगी। तो स्टेम की लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन काम करेगा, जिबरलिन, इसलिए हमने कहा मेन प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिबरलिन्स है। अब इसका इफेक्ट हम कहां कहां यूज करते हैं, तो देखो जितने भी जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स स्मॉल टी होंगे तो उनका जीनोटाइप तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जिबरलिन का छिड़काव देकर उनकी लंबाई बढ़ा सकते हो। तो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स की लंबाई बढ़ाने में किसका यूज कर सकते हैं, जिबरलिन्स का। गन्ने की उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, गन्ने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर स्टेम में स्टोर होती है, तो जिबरलिन छिड़कोगे, गन्ने का स्टेम लंबा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 20 टन्स पर एकड़ तक आप उसको बढ़ा सकते हो। तो शुगर केन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कौन काम करता है, जिबरलिन्स काम करते हैं। तीसरा आपके पास रोजेट प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं और स्टेम छोटा होता है। रोजेट प्लांट्स जिसका एग्जांपल है बीट और कैबेज। तो इनमें क्या करते हैं, इनमें इनकी पत्तियां तो होती हैं बड़ी बड़ी, स्टेम होता है छोटा। तो फ्लावरिंग से ठीक पहले, इनमें फ्लावर लगने से ठीक पहले इनको जिबरलिन का ट्रीटमेंट देते हैं। जिबरलिन के ट्रीटमेंट से इनकी स्टेम की लंबाई बढ़ जाती है ताकि इस पे क्या लग सके, फ्लावर लग सके। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब है रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में फ्लावरिंग से ठीक पहले जिबरलिन का ट्रीटमेंट देना ताकि इनका स्टेम लंबा हो सके और फ्लावरिंग हो सके। तो देखो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स की लंबाई बढ़ानी है, शुगर केन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, बोल्टिंग इनिशिएट या प्रमोट करना है, तो सब में कौन सा हार्मोन होगा, जिबरलिन्स। तो इसका मेजर काम तो किसमें हो गया, स्टेम एलोंगेशन। दूसरा ये ग्रोथ हार्मोन है, तो ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा या सीड डॉर्मेंसी को, ग्रोथ है। डॉर्मेंसी का तो मतलब है ग्रोथ रुक जाना, जर्मिनेशन का मतलब ग्रोथ होना। तो ये सीड डॉर्मेंसी को तोड़कर किसको प्रमोट करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। और सीड जर्मिनेशन के दौरान एक एंजाइम की एक्टिविटी को प्रमोट करता है अल्फा अमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ती है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है ताकि सीड जर्मिनेट हो सके। तो सीड जर्मिनेशन में भी कौन काम करेगा, जिबरलिन्स काम करेंगे। फिर अब स्पेसिफिक फंक्शंस याद रखने, जैसे एप्पल है, एप्पल की फ्रूट साइज को बढ़ाने में हम किसका यूज करते हैं, जिबरलिन्स का। जब आप अल्कोहल बनाते हो ब्रूरी में, तो ब्रूइंग के अंदर एक माल्टिंग का प्रोसेस होता है, माल्टिंग के प्रोसेस को तेज करने में किसका यूज करते हैं, जिबरलिन्स का। फिर कॉनिफर्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, उनमें सीड मैच्योरेशन तेजी से हो, उसके लिए किसका छिड़काव करते हैं, जिबरलिन्स का छिड़काव करेंगे। और इंपॉर्टेंट, फ्रूट सेनेसेंस को डिले करता है, मतलब फल ज्यादा समय तक प्लांट पे रहे, मतलब फ्रूट सेनेसेंस डिले हो सके, उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, जिबरलिन्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जिबरलिन्स में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, पहला आ जाएगा स्टेम एलोंगेशन, फ्रूट सेनेसेंस को डिले करने में जिबरलिन, लीव सेनेसेंस को डिले करने में साइटोकाइनिन। ऑक्सिन प्रीमेच्योर ड्रॉप को रोक रहा है, सेनेसेंस को डिले नहीं कर रहा, समय से पहले गिरने से रोक रहा है। सेनेसेंस को डिले ये करेंगे, अभी अपन देखेंगे। तो पहला फंक्शन स्टेम एलोंगेशन, इसमें लिख लेंगे जिबरलिन
Gibberellins increase the length of stem. Gibberellins increase the stem length of stem by stimulating internodal elongation. By stimulating internodal elongation. By stimulating internodal elongation. इंटरनोड की लंबाई बढ़ेगी तो स्टेम की लंबाई बढ़ जाएगी. अब इसके एप्लीकेशंस हम कहां कहां यूज करते हैं, इसी के अंदर लिख लेंगे. इसी के अंदर पहला मतलब सब पार्ट, स्टेम एलोंगेशन इन जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स. इसमें मतलब स्टेम एलोंगेशन में पहला एप्लीकेशन स्टेम एलोंगेशन इन जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स. Stem elongation in genetically dwarf plants. Second, increase in sugarcane productivity. Increase in sugarcane productivity. ब्रैकेट में लिख लेंगे 20 अप टू 20 टन्स पर एकड़. अप टू 20 टन्स पर एकड़. तीसरा, प्रमोटिंग बोल्टिंग. प्रमोट बोल्टिंग in rosette plants such as beet and cabbage. Promoting bolting in rosette plants such as beet and cabbage. ठीक है, बोल्टिंग होता क्या है ब्रैकेट में आप लिख लेंगे. In rosette plants such as beet and cabbage. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे. बोल्टिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग द स्टेम लेंथ बिफोर फ्लावरिंग. इंक्रीज इन स्टेम लेंथ बिफोर फ्लावरिंग. ये तो सब स्टेम एलोंगेशन. फिर नेक्स्ट फंक्शन, जिबरलिन्स ब्रेक सीड डॉर्मेंसी. जिबरलिन्स ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड स्टिम्युलेट सीड जर्मिनेशन. ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड स्टिम्युलेट सीड जर्मिनेशन. स्टिम्युलेट सीड जर्मिनेशन. ब्रैकेट में लिख लेंगे स्टिम्युलेट्स अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी. स्टिम्युलेट्स अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी. नेक्स्ट, increases the fruit size in apples. Next function, increases the fruit size in apples and delay fruit senescence. Senescence मतलब बुढ़ापा. And delay fruit senescence मतलब ज्यादा समय तक फल क्या रहेंगे, ताजा रहेंगे. तो एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है, इंक्रीजिंग दी मार्केट टाइम. तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे
लिखा है अपन ने, इंक्रीजेस फ्रूट साइज इन एप्पल्स एंड डिले फ्रूट सेनेसेंस, ब्रैकेट में इंक्रीजेस द मार्केट पीरियड। नहीं इंक्रीज, हाँ शेप मतलब मेंटेन तो कैसे होगा, बढ़ाएगा फिर उसे मेंटेन करेगा ना। ब्रैकेट में इंक्रीजिंग द मार्केट पीरियड ऑफ फ्रूट्स। ये कॉनिफर्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। कोई एग्जांपल कॉनिफर्स के? पाइनस, साइकस नहीं, साइकस अलग होते हैं, पाइनस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉनिफर। पाइनस हो गया आपका ये सेकोया, रेडवुड ट्री, सेडार, टैक्सस, ये सब कॉनिफर्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट फंक्शन, दे स्पीड अप द malting process in brewing industry. They speed up the malting process in brewing industry. Speed up malting process in brewing industry. नेक्स्ट, तेज करने को और क्या कहते हैं? एनसीईआरटी पॉइंट लिखा हुआ है हैसेंस, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट, हैसेंस और स्पीड अप सीड मैच्योरेशन इन कॉनिफर्स। हैसेंस और स्पीड अप, हैसेंस और स्पीड अप seed maturation in conifers. Seed maturation in conifers. आगे अपन इसी चैप्टर में फोटो पीरियोडिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें आते हैं दो प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, Gibberellins stimulate flowering in LDP, long day plants. Stimulates flowering in LDP यानी long day plants. ठीक है, तो ये सारे किसके फंक्शन हो गए आपके पास? जिबरलिंस के। फिर जिबरलिंस का भी बायो एसे आता है, तो नेक्स्ट, बायो एसे ऑफ जिबरलिंस। तो जिबरलिंस का बायो ऐसे क्या कहलाता है? अल्फा अमाइलेस एक्टिविटी इन बार्ले एंडोस्पर्म। हाँ, क्या काम कर रहा है प्लांट के अंदर? अल्फा अमाइलेस एक्टिविटी इन बार्ले एंडोस्पर्म। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट था, प्लांट की लंबाई बढ़ाने के लिए, स्टेम की लंबाई बढ़ाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जिबरलिन है। सीड को जर्मिनेट करने वाला, फ्रूट साइज बढ़ाने वाला, फ्रूट का मार्केट पीरियड बढ़ाने वाला कौन सा है? जिबरलिन से। फिर नेक्स्ट आएगा अपने पास साइटोकाइनिन। ठीक है, अब वही साइटोकाइनिन में सबसे पहले अपन हिस्ट्री देखें। तो दो साइंटिस्ट थे, स्कूग और मिलर,
वो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में कर रहे थे, किस पे? टबैको का पिथ कल्चर कर रहे थे लेबोरेटरी में। और जब वो टबैको पिथ कल्चर कर रहे थे तो न्यूट्रिएंट के लिए वो एक हेरिंग वेल के स्पर्म डीएनए को यूज कर रहे थे। अब देखो एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है ऑटोक्लेव्ड। ये ऑटोक्लेव का मतलब, या आपने ये टर्म सुना है पहले? ऑटोक्लेविंग या ऑटोक्लेव का क्या मतलब होता है? अगर आपने कभी भी लेबोरेटरी में काम किया हो, मतलब कभी भी कोई बैक्टीरिया कल्चर किया हो, या कोई कभी भी आपने कोई अगर लेबोरेटरी में काम किया होता है, तो लेबोरेटरी में काम करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो, पेट्री प्लेट्स, फोरसेप्स, स्कैल्पेल, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो, उनको आपको सबसे पहले स्टराइल करना पड़ता है। आप उसमें कंटामिनेशन हटाना चाहते हो, तो हम सब क्या करते हैं, उस पेट्री प्लेट्स को, सारे यूटेंसिल्स को, सारे अपैरेटस को एल्यूमिनियम फॉइल में पहले आप पैक करते हो। फिर एक बड़ा सा सिलेंडर होता है स्टील का, जिसको ऑटोक्लेव कहते हैं, वो ऊपर से खुलता है, उसमें वो सारे अपैरेटस और यूटेंसिल्स को डालते हो और 20 मिनट तक 121 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 15 psi पर उसको रख देते हैं। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर दुनिया का कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब आर्की बैक्टीरिया की भी क्षमता 100, 110, 115 डिग्री, 118 डिग्री तक है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 psi इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर 20 मिनट पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं, सारे मटेरियल को रखते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, फ्री फ्रॉम ऑल या कंटैमिनेशन फ्री हो जाए। उसे कहते हैं ऑटोक्लेविंग। तो कोई भी कल्चर लेबोरेटरी में किसी भी चीज को आप ग्रो कर रहे हो, तो उसके लिए सारा अपैरेटस, सारा न्यूट्रिएंट मीडिया को क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव यानी स्टरलाइज किया जाता है। तो वो भी वही कर रहे थे। तो उन्होंने जब हेरिंग वेल स्पर्म डीएनए को यूज किया, तो उन्होंने केमिकल को आइसोलेट किया, जिसे क्या नाम दिया गया, काइनेटिन। और काइनेटिन का नाम होता है वैसे एन फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरीन। अब सबसे पहले सवाल आएगा कि सर ये डीएनए से कैसे निकला? तो डीएनए किससे बना है? नाइट्रोजन बेस प्यूरीन से। तो डीएनए के जब फ्रैगमेंट्स हो या जीएनए के टुकड़ा हुआ, तो उससे उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, काइनेटिन। और इसी को क्या नाम दिया गया, साइटोकाइनिन, क्योंकि ये सेल डिवीजन को स्टिम्युलेट कर सकता है। लेकिन ये नेचुरल तो है नहीं, ये नेचुरली प्लांट में तो मिल नहीं रहा है, ये तो आपने स्पर्म डीएनए से आइसोलेट किया गया, तो इट वाज नॉट अ नेचुरल साइटोकाइनिन। फिर इसके बाद लोगों को लगा कि यार अब तो इस तरह का सब्सटेंस या इस तरह का कंपाउंड तो प्लांट्स में भी नेचुरली मिलना चाहिए। तो फिर प्लांट्स के अंदर दो जगह से, एक तो मक्के से यानी कॉर्न से और कोकोनट से, किसको आइसोलेट किए गए, जिएटिन। इसका नाम ही जिएटिन इसलिए गया क्योंकि कॉर्न का साइंटिफिक नाम, कॉर्न या मक्के का नाम होता ही क्या है, जियामेज। तो उससे सबसे पहले आइसोलेट किया गया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, जिएटिन। तो नेचुरल साइटोकाइनिन जो प्लांट्स में मिलता है उसे क्या कहते हैं, जिएटिन। और जो सबसे पहले केमिकली मिला था, जो स्कूग और मिलर ने डिस्कवर किया था, उसे क्या कहते हैं, काइनेटिन कहते हैं। तो हिस्ट्री लिख लेंगे पहले, तो इस चैप्टर में है ही हिस्ट्री और फिजिक्स। लिखो हिस्ट्री में स्कूग एंड मिलर आइसोलेटेड काइनेटिन, स्कूग एंड मिलर आइसोलेटेड काइनेटिन, काइनेटिन ब्रैकेट में एन फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरीन। आइसोलेटेड काइनेटिन यानी 6N फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरीन फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग वेल स्पर्म डीएनए।
from autoclaved herring whale sperm DNA during tobacco pith culture. During tobacco pith culture. हाँ, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ होता है ना, जब भी तो फ्रैगमेंट्स टुकड़े मिले, जब भी तो मिला वो। नहीं तो आप नहीं समझ रहे ना, डीएनए आप यूटेंसिल्स यूज कर रहे हो तो उसमें क्या आएगा डीएनए, न्यूट्रिएंट मटेरियल यूज कर रहे हो उसमें कहां डीएनए। आप लिविंग माइक्रो तो चाहते हो टूट ही जाए, खत्म हो जाए। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहते हो तो बैक्टीरिया को ऑटोक्लेव में थोड़ी डालोगे, बैक्टीरिया को जिस पर ग्रो करोगे उस मीडियम को ऑटोक्लेव करोगे। मतलब जो जो टारगेट ऑर्गेनिज्म जिसको आप ग्रो करवाना चाहते हो, जिसको कल्चर कराना चाहते हो, उसको थोड़ी ऑटोक्लेव में डालेंगे आप, उसके अलावा हर चीज को डालोगे। ठीक है, फिर लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल साइटोकाइनिन। Natural cytokinin called zeatin. Natural cytokinin called zeatin was obtained from corn and coconut milk. Natural cytokinin called zeatin was isolated from corn यानी maize and coconut milk. ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री थी, मतलब इनको डिस्कवर क्या किया गया। फिर नेक्स्ट फीचर्स। अब साइटोकाइनिन जो है वो केमिकली किससे डिराइव होता है, नेचुरल एडिनिन नाइट्रोजन बेस से डिराइव होता है। और जहां पर भी एक्टिवली सेल डिवीजन हो रहा हो, और एक्टिव सेल डिवीजन का मतलब है मेनली कहां पर, रूट एपेक्स में मिलेगा, और एक्टिवली सेल जहां पे डिवाइड कर रहा है वो वाले हिस्सों में, बड्स में मिलेगा, नई पत्तियों में मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो लिख लेंगे साइटोकाइनिन में फीचर्स में पहला, cytokinin are derived from adenine nitrogen base. Cytokinin are derived from adenine nitrogen base. Next, they are mainly synthesized in the root apex and other dividing regions of the plant, and other actively dividing regions of the plant कर दो। ग्रोइंग टर्म एनसीईआरटी ने ऑक्सीजन के लिए यूज किया है। they are synthesized in the root apex and other actively dividing regions of the plant. अब देखो, अपन टिश्यू कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में, तो टिश्यू कल्चर में वैसे तो आप साइटोकाइनिन हार्मोन भी यूज करते हो, ऑक्सिन भी यूज करते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हो, लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है वो कौन सा है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। तो नेक्स्ट फीचर में, साइटोकाइनिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन cytokinin is the most important hormone used in tissue culture. Most important hormone
यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, ब्रैकेट में लिख लेंगे, एंड ऑक्सिन ऑल्सो। सबसे कॉमन साइटोकाइनिन का नाम भी आप याद रख सकते हो, आईपीए होता है, आइसो पेंटिनाइल एडिनिन। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन साइटोकाइनिन इज आईपीए, आइसोपेंटेनाइल एडिनिन। मोस्ट कॉमन साइटोकाइनिन इज आईपीए, आइसोपेंटेनाइल एडिनिन। फिर इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब नाम ही साइटोकाइनिन है, मतलब ये साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन में काम करेगा, पहला तो काम है ये इसका। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एपिकल डोमिनेंस में कौन काम कर रहा था, ऑक्सिन। तो एपिकल डोमिनेंस के विरुद्ध उसको ओवरकम या काउंटर एक्ट करने में कौन काम करेगा, साइटोकाइनिन। तीसरा, प्लांट में कोई भी नई पत्ती बनानी हो, नई पत्तियां बनानी हो, नई ब्रांचेस बनाने हो, नए शूट्स बनाने हो, उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है, साइटोकाइनिन। नई पत्तियां भी बनाता है और जो पत्तियां हैं उनके बुढ़ापे को भी रोकता है, मतलब लीव सेनेसेंस को डीले करता है। फ्रूट सेनेसेंस को डीले कौन करता है, जिबरलिंस। लीव सेनेसेंस को डीले कौन करेगा, साइटोकाइनिन। लीव सेनेसेंस को दो तरीके से डीले करता है, एक तो न्यूट्रिएंट को पत्तियों में भेजता रहता है, पत्तियों को जब तक न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा वो बूढ़ी नहीं होंगी, और क्लोरोफिल स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। तो पत्तियों के सेनेसेंस को डीले करने के प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, रिचमंड लैंग इफेक्ट। तो कोई भी सवाल पत्तियों से संबंधित आ जाए, नई पत्तियां बनानी है, नए शूट्स बनाने हैं, एडवेंटिशियस शूट्स बनाने हैं, ब्रांचेस बनानी है, पत्तियों के सेनेसेंस को डीले करना है, तो हार्मोन कौन सा होगा, साइटोकाइनिन। फिर अपन ने कहा था टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन को यूज करते, तो टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन यूज होता है रूट्स या शूट्स को बनाने में। अगर आप ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा लेते हैं साइटोकाइनिन से तो क्या डेवलप होते हैं, रूट्स। और अगर आप साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा लेते हो तो आप क्या बना सकते हो, शूट्स। मतलब टिश्यू कल्चर में ऑर्गन बनाने के लिए, ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए हम किसका रेशियो यूज करते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में पहला, स्टिम्युलेट्स सेल डिवीजन और साइटोकाइनेसिस। स्टिम्युलेट्स सेल डिवीजन और साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट, overcomes the effect of apical dominance. Overcomes the effect of apical dominance. Next, cytokinin stimulates, overcomes the effect of apical dominance. Next, cytokinin stimulates formation of new leaves, lateral shoots, buds and adventitious shoots. Stimulates the formation of new leaves, lateral shoots, buds and adventitious shoots.
new leaves, lateral shoots, buds and adventitious shoots. Next point, cytokinin delays leaf senescence. Cytokinin delays leaf senescence by promoting nutrient mobilization. By promoting nutrient mobilization and maintaining chlorophyll structure. Delays leaf senescence by promoting nutrient mobilization and maintaining chlorophyll structure. This is called the Richmond-Lang effect. This is called the Richmond-Lang effect. बनाए रखता है। क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम नहीं चाहिए होता है, तो फिर न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट, रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन ratio of auxin and cytokinin and auxin promotes organogenesis in tissue culture. Ratio of cytokinin and auxin promotes organogenesis in tissue culture. तो अगर ऑक्सिन ज्यादा है साइटोकाइनिन से तो क्या डेवलप होंगे? रूट्स। साइटोकाइनिन ज्यादा है ऑक्सिन से, शूट्स। ये लिख लो रेशियो। ऑक्सिन ज्यादा साइटोकाइनिन से, रूट्स, और साइटोकाइनिन ज्यादा रूट ऑक्सिन से तो शूट्स। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन आपके पास किसके हो गए? साइटोकाइनिन के हो गए। मतलब ये तीनों तो आपके पास ग्रोथ एक्टिवेटर्स हैं। इसमें सिंपल अगर सवाल आ जाए एपिकल डोमिनेंस में कौन काम कर रहा है? ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस के विपरीत कौन काम कर रहा है? साइटोकाइनिन। नए पत्ती को, नए फ्रूट्स को गिरने से कौन रोक रहा है? ऑक्सिन। गिरने से कौन रोक रहा है? ऑक्सिन। नई पत्तियां बना कौन रहा है? साइटोकाइनिन। पत्तियों के बुढ़ापे या सेनेसेंस को डीले कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन। फ्रूट सेनेसेंस को डीले कौन कर रहा है? जिबरलिन। मेन ग्रोथ हार्मोन जिबरलिन। प्लांट की लंबाई बढ़ाने में जिबरलिन। सीड को जर्मिनेट करने में जिबरलिन। वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में सिंथेटिक ऑक्सिन। उसमें याद रखना। अब आपके पास सवाल आता है इंपॉर्टेंट वीडी साइड IAA 2,4-D, तो आपको बताना चाहिए सिंथेटिक ऑक्सिन होता है वो वीडी साइड के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब ग्रोथ इनहिबिटर आते हैं। उसमें हमारे पास पहला हम देखेंगे एब्सिसिक एसिड। इसका बायो ऐसे टबैको पिथ कल्चर। साइटोकाइनिन का बायो ऐसे आप लिख सकते हो टबैको पिथ कल्चर।
ठीक है, अब हिस्ट्री में देखो क्या दे रखा है एब्सिक एसिड में, एनसीईआरटी में दे रखा है कि मिड 1960s में 3 अलग अलग रिसर्च चल रही थी। 3 अलग अलग रिसर्च में 3 अलग तरह के केमिकल्स के नाम आए। इनहिबिटर या जिसको कहा गया इनहिबिन, एक नाम दिया गया एब्सिसिन और एक नाम दिया गया डोरमिन। एक रिसर्च में देखा गया कि एक ऐसा केमिकल है जो सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, उसको नाम दिया गया डोरमिन। एक देखा गया अनफेवरेबल कंडीशंस में पत्तियों को गिरा देता है, एब्सिसिन, और ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिटर। आगे चलकर मालूम चला कि ये तीनों केमिकल्स एक ही क्लास ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स को बिलोंग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड। अब देखो पहला फीचर तो ये है कि आप चाहोगे कि यार ग्रोथ इनहिबिट क्यों हो। कोई भी प्लांट है, हम तो चाहते हैं ग्रोथ प्रमोट होनी चाहिए, ग्रोथ एक्टिवेट होनी चाहिए, ग्रोथ इनहिबिट क्यों हो। अनफेवरेबल कंडीशन। जब प्लांट के पास अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, या तो एनवायरमेंट सूटेबल नहीं है, टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, ऑक्सीजन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, पानी की कमी है, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट को ग्रो नहीं करना है, सर्वाइव करना है। तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में या अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट को सर्वाइव करने में कौन मदद करता है, एब्सिसिक एसिड। तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस को टॉलरेट करने में मदद करता है, इसलिए प्लांट को क्या, या प्लांट में इसको क्या नाम से जाना जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। जैसे मान लो प्लांट में पानी की कमी है, तो पानी की कमी है तो ये स्टोमेटा को बंद करेगा ताकि पानी का लॉस कम हो सके, एब्सिसिक। अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, मतलब सीड को जर्मिनेट होने के लिए पानी ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये सीड जर्मिनेट को रोककर सीड डोरमेंसी को प्रमोट करेगा। एनवायरमेंटल कंडीशंस सूटेबल ही नहीं है, तो ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। तो ग्रोथ को इनहिबिट करना, स्टोमेटा को क्लोज करना, सीड जर्मिनेशन को रोक के सीड डोरमेंसी को प्रमोट करना, ये सब कौन काम करता है, एब्सिसिक एसिड। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रेस हार्मोन। तो देखो इसमें अगर एक केस स्टडी बना सकते हैं, मतलब आप इमेजिन करो जब सीड पहली बार बना है, तो सीड बनते ही जर्मिनेट हो जाता है, नहीं, सीड बनने के बाद इनएक्टिव स्टेट में रहता है, यानी डोरमेंट रहता है, क्योंकि अभी उसके पास मैच्योरिटी नहीं आई है, उसको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब प्लांट जब सीड के फॉर्म में पहली बार प्रोड्यूस होता है तो उसमें एब्सिसिक एसिड के लेवल्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे जैसे सीड डिवेलप होने लगता है, वैसे वैसे उसमें एब्सिसिक एसिड के लेवल्स कम होने लगते हैं। जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस बेहतर होती हैं, किसके लेवल्स, जिबरलिंस के लेवल बढ़ने लगते हैं, और फिर वो सीड डोरमेंसी को तोड़कर सीड को जर्मिनेट कराता है। इसका मतलब एब्सिसिक एसिड के मेजर इफेक्ट किसके एंटागोनिस्टिक या ऑपोजिट है, जिबरलिन ग्रोथ हार्मोन है मेन, ये मेन ग्रोथ इनहिबिटर है, वो तने की लंबाई बढ़ा रहा है, ये ग्रोथ को रोक रहा है, वो सीड को जर्मिनेट कर रहा है, ये सीड को डोरमेंट रख रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एब्सिसिक एसिड का इफेक्ट किसके ऑपोजिट होगा, जिबरलिन्स के ऑपोजिट या एंटागोनिस्टिक होगा। लिखेंगे हिस्ट्री पहले। इन मिड 1960s different researchers या researches कुछ भी discovered 3 types of chemicals. Three types of chemicals, namely ये लिख लेंगे, इनहिबिटर, एब्सिसिन और डोरमिन। थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल्स ये रहे। ना, जिबरलिन स्टेम की लंबाई बढ़ाने में ये ठीक है, ऑक्सीजन फर्स्ट डिस्कवर्ड था, इसका मतलब मेन प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिबरलिन, लंबाई ग्रोथ मतलब लंबाई बढ़ना, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ये प्लांट की लंबाई बढ़ना, जिबरलिन
स्टेम, हाँ तो एलोंगेट, सेल एलोंगेट कर रहा है ना, सेल को एलोंगेट कर रहा है, लेकिन पूरा स्टेम को बढ़ाने वाला जिबरलिन। इसलिए जिबरलिन के एंटागोनिस्टिक मेन ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। तो उसके इफेक्ट किसके अगेंस्ट है? जिबरलिन के। ठीक है, इनहिबिटर लिख लिया एब्सिसिन डोरमिन, ब्रैकेट में लिख लेंगे लेटर ऑन दे वर क्लासिफाइड एज एब्सिसिक एसिड। ये तीनों नाम लिख लिया ना, तो ब्रैकेट में लिखने लेटर ऑन दे वर क्लासिफाइड, लेटर ऑन दे वर क्लासिफाइड एज एब्सिसिक एसिड। एज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, फिर फीचर्स। फिर निकलेंगे नेक्स्ट वन। एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। ये ऐसा लिख लो, एब्सिसिक एसिड इज द मेजर ग्रोथ इनहिबिटर, ऐसा लिख लो, एब्सिसिक एसिड is the major growth inhibitor and is called as the stress hormone, is the major growth inhibitor and called stress hormone because it allows the plant to survive, in stressful or unfavorable conditions. Allows the plant to survive during stressful or unfavorable conditions. Next point, most of the abscisic acid functions are opposite or antagonistic to gibberellins. The abscisic acid functions are opposite or antagonistic to gibberellins. फिर physiological functions of abscisic acid. ठीक है, पहला वही इनहिबिट्स ग्रोथ इन प्लांट्स, inhibits growth in plants, पहला। दूसरा, inhibits seed germination, and promotes seed dormancy. Inhibits seed germination and promotes seed dormancy. Next point. Next,
तीसरा, ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, during water stress, comma, it promotes closure of stomata. During water stress, it promotes closure of stomata and reduces transpiration. And reduces transpiration. ठीक है, तो ये आपके पास मतलब मेजर ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा हो गया? एब्सिसिक एसिड। फिर फाइनली इथाइलिन। बायो ऐसे इनहिबिटर में नहीं देखते, मतलब ओवरऑल ही इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को, इसलिए। ठीक है, फिर फाइनल आ जाएगा हमारे पास इथाइलिन। अब इथाइलिन की हिस्ट्री बहुत आसान है, मतलब एक साइंटिस्ट थे काउजिन्स, उन्होंने देखा कि जब कच्चे केलों को पके हुए संतरों के साथ रखा तो ये गैशियस हार्मोन या वोलेटाइल हार्मोन था, उसने केलों को भी पका दिया। तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन। लिख लो फटाफट हिस्ट्री में। काउजिन्स रिपोर्टेड the ripening of unripe bananas when placed with ripening of unripe bananas when placed with ripened oranges. When placed with ripened oranges. ठीक है, फिर आएगा फीचर्स। अब ये इकलौता गैशियस या वोलेटाइल हार्मोन है प्लांट्स में, और ये नए पार्ट से प्रोड्यूस नहीं होता, पुराने मतलब ओल्ड या सेनेसेंट दर्शाने वाले पत्तियों और राइपन्ड फ्रूट्स में प्रोड्यूस होगा। दूसरा, ये प्रोड्यूस होता है किस अमाइनो एसिड्स के? मीथियोनिन अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से। और ये एक्टिवेटर के रूप में भी काम करता है, इनहिबिटर के रूप में भी काम करता है। ज्यादा प्रभाव इनहिबिटर के रूप में है, लेकिन प्लांट्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इसलिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर। आपसे बाद सवाल आ जाए, ऐसा हार्मोन जो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा है? इथाइलिन यूज होगा। तो लिख लेंगे इथाइलिन के फीचर्स में, it is the only gaseous or volatile hormone in plants. It is the only gaseous or volatile hormone in plants. Next point, it is synthesized in the older or senescent
plant parts it is synthesized in the older या senescent plant parts and ripened fruits. And ripened fruits. Next point. It is produced from breakdown of methionine. Produced from breakdown of methionine. From breakdown of methionine. Next point. Most important plant hormone used in agriculture. Most important plant hormone produced in agriculture. Used in, sorry yaar. Most important plant hormone used in agriculture. Or next, acts as both growth activator and growth inhibitor. Acts as both growth activator and growth inhibitor. ब्रैकेट में लिखेंगे मोस्टली एन इनहिबिटर. ठीक है. अब फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. अब इसके बहुत सारे काम है, एक एक पॉइंट पे सवाल बना सकते हैं वो. पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इसका क्या है? फ्रूट राइपनिंग. फल को पकाने में अब फ्रूट राइपनिंग में कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? इथाइलिन. अब फ्रूट राइपनिंग में इनका एक कमर्शियल प्रोडक्ट होता है जिसे क्या कहते हैं? एथेफॉन. एथेफॉन जो होता है वो ऐसे एक्वा सोल्यूशन में आता है, सॉइल में डाल देते हैं या उसको छिड़क देते हैं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर से धीरे धीरे इथाइलिन निकलता रहता है. और एप्पल्स हो गए या टमेटोज हो गए, उसको बड़े स्केल पर राइपनिंग करने में किस हार्मोन का यूज करते हैं? इथाइलिन का. फिर फ्रूट राइपनिंग के दौरान इथाइलिन के कारण रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है और उस रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? जब बढ़ जाती है क्लाइम या रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक या क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. अब बहुत सारे काम है. सबसे पहले ये प्लांट का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ प्रमोट करते हैं. मतलब अगर आप एक सीड या सीडलिंग ले लो तो उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ वो चौड़ाई में बढ़ जाता है. स्टेम है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है. मतलब ये कौन सी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को. वर्टिकल ग्रोथ तो लंबाई है, वो तो कौन प्रमोट कर रहा है? जिबरलिन. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में कौन काम करता है? इथाइलिन. अब इथाइलिन नेक्स्ट और क्या क्या करेगा? रूट ग्रोथ और रूट हेयर्स की ग्रोथ को कौन प्रमोट करेगा? इथाइलिन. मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने का सरफेस एरिया बढ़ाएगा. फिर मैंगो और पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को भी प्रमोट करेगा और फ्लावरिंग के साथ साथ उस पर फल लग सके. तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिंक्रोनाइजेस फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट प्रोडक्शन. मतलब फ्लावरिंग के साथ साथ उसमें फल भी लग सके, उसमें कौन प्रमोट करता है? इथाइलिन. फिर खीरा होता है, कोकुम्बर, उसमें फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है. पीनट्स होते हैं, मूंगफली, पीनट्स में वो आपके पास सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा. पटेटो आलू होता है, उसमें स्प्राउटिंग को प्रमोट करेगा. चावल होते हैं, चावल में पीटीओल को लंबाई बढ़ाता है ताकि वो पानी की सरफेस पर फ्लोट कर सके. तो इन सब में किस कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन. अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, एब्सिशन या सेनेसेंस को डीले करने वाले तो बहुत हार्मोन्स थे. फ्रूट सेनेसेंस को डीले करने में
जिबरलिन। लीफ सेनेसेंस को डिले करने में साइटोकाइनिन। लीफ एब्सिशन को प्रमोट करने में, पत्तियों को गिराने में कौन काम करेगा? इथाइलिन, क्योंकि इथाइलिन ऑक्सीजन की मात्रा कम कर रहा है। तो इसका मतलब अगर पेड़ से, एक प्लांट से पत्तियां गिर रही हैं, एब्सिशन हो रहा है, तो उसमें मेन हार्मोन कौन सा होगा? इथाइलिन। अब एनसीईआरटी ने क्या डायरेक्टली एब्सिशन नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी ने एक पॉइंट लिखा हुआ है थिनिंग ऑफ फ्रूट्स। और थिनिंग ऑफ फ्रूट्स में चेरी, कॉटन और वॉलनट्स। ये थिनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब होता है कि एक प्लांट है, इन पर पत्तियां पुरानी हो गई, अब ये पुरानी पत्तियां गिरेंगी तभी तो उस पर नई पत्तियां आ पाएंगी। तो पुरानी पत्तियों को गिराना, एब्सिशन करना, ताकि नई पत्तियां उस पर आगे चलकर लग सके, उसे क्या कहते हैं? थिनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो इसका मतलब पत्तियों के एब्सिशन को प्रमोट करने वाला और पुरानी पत्तियों के एब्सिशन को प्रमोट करने वाला मेन हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन। और वो किस में काम कर रहा है? थिनिंग ऑफ फ्रूट्स। किस किस में? चेरी, कॉटन और वॉलनट्स। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, पहला आ जाएगा फ्रूट राइपनिंग। क्या क्या? हाँ, मतलब एब्सिशन में लिखा हुआ है, उसको एब्सिशन को रिलेट किया है थिनिंग से, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अरे यार, अब मैंने बोल दिया वो है। अरे लिखा हुआ है यार, अरे किसी भी बुक में देखो आराम से। पहला फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, तो फिर लिख लेंगे इथाइलिन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। Ethylene promotes fruit ripening and increases the respiration rate called climactic respiration. Respiration rate called climactic respiration. फिर नेक्स्ट में लिखेंगे अ कमर्शियल प्रोडक्ट कॉल्ड एथेफोन। commercial product called Ethephon is used to speed up ripening in tomatoes and apples. Speeds up the abscission in tomatoes and apples. इसमें लिखेंगे it also accelerates abscission of leaves. It also accelerates या speed कुछ भी accelerates abscission in leaves, flowers and fruits. It also accelerates abscission in leaves, in older leaves कर दो actually, in older leaves, fruits and flowers. ठीक है, ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी,
and walnuts. Thinning of cotton, cherry and walnuts. ठीक है, फिर नेक्स्ट फंक्शन, it promotes horizontal growth of seedlings. It promotes horizontal growth of seedlings and swelling of stem axis. Horizontal growth of seedlings and swelling, भूल जाना, of stem axis. Stem, swelling of stem कर दो सिंपल. Next point या next function, stimulates seed germination in peanut seeds. Stimulates seed germination in peanuts. Next, promotes sprouting in potato tubers. Seed germination in peanuts. फिर next, promotes sprouting in potato tubers. Next, promotes internode or petiole elongation in deep water rice plants. Promotes internodal या petiole elongation deep water rice plants. Next, promotes root growth and growth of root hairs. Promotes root growth and growth of root hairs. मतलब ब्रैकेट में इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव या इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऐसे ही कर दो, देयर बाय इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. नेक्स्ट, सिंक्रोनाइजेस फ्लावरिंग and fruit set in pineapple and mango. Synchronizes flowering and fruit set production in pineapple and mango. याद रखना, सीड जर्मिनेशन में, जनरली सीड जर्मिनेशन में जिबरलिंस काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली पीनट्स की बात आ जाए तो आंसर आप क्या करोगे? इथाइलिन. बाकी हर प्लांट में सीड जर्मिनेशन तो जिबरलिन करेगा, लेकिन पीनट्स में स्पेसिफिकली इथाइलिन. सिंक्रोनाइजेस फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट प्रोडक्शन इन पाइनएप्पल्स एंड मैंगो. नेक्स्ट, प्रमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर.
और आखिरी में प्रमोट्स एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। ये एक्चुअली ऑक्सिन भी करता है और इथाइलिन भी करता है, बट एनसीईआरटी में इथाइलिन में दे रखा है। इट प्रमोट्स एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। यहां पे एक नोट लिख लेंगे तो ध्यान रहेगा। एनसीईआरटी के हिसाब से इथाइलिन है, बट दोनों ही लिख लेंगे एक नोट में अपन, बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, बोथ ऑक्सिन एंड इथाइलिन both auxin and ethylene promotes apical hook formation. ठीक है, तो ये सारे फंक्शन आपके पास किसके हो गए? इथाइलिन के। अब देखो एक चीज यहां पर याद रखनी है, ये सारा अपन ने अभी इस चैप्टर में क्या देखा है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का फंक्शन। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का जो फंक्शन है डेवलपमेंट में, ये एक्सट्रिंसिक कंट्रोल हुआ या इंट्रिंसिक? अंदर कंट्रोल हुआ, मतलब इस कंट्रोल को अपन क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक कंट्रोल। अब ये इंट्रिंसिक कंट्रोल अकेला तो काम करेगा नहीं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ साथ आपके पास जीनोमिक यानी जो उसका जेनेटिक मेकअप है प्लांट का, और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसको अपन क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक कंट्रोल। ये सब मिलाकर ही प्लांट में क्या रोल प्ले करते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंट्रिंसिक कंट्रोल तो किसके पास है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसके साथ अगर आप हम जेनेटिक मेकअप या जीनोमिक्स को कंबाइन कर लें और एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सट्रिंसिक कंट्रोल को भी हम कंबाइन कर लें, तो ये सब मिलाकर किस में काम करेंगे? ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो अलग से एक नोट लिख लेंगे, मतलब ये ग्रोथ रेगुलेटर्स तो हो गए। द एक्टिविटी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, अलग से नोट, ये तो फंक्शन हो गए। द एक्टिविटी ऑफ plant growth regulators is a type of intrinsic control. Is a type of intrinsic control. Next point. This combined with genomic control and extrinsic factors. This combined with genomic control and extrinsic factors. Extrinsic factors में बैक में लिख सकते हो, टेम्परेचर, लाइट, एटसेट्रा। This combined with genomic control and extrinsic factors, ब्रैकेट में टेम्परेचर, लाइट, एटसेट्रा, are responsible for overall plant growth and development. Are responsible for overall plant growth and development. ठीक है ना? मतलब ये जो चैप्टर है ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तो है इसका ग्रोथ के फीचर्स, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं, ग्रोथ कितने टाइप्स की होती है, किस किस हिस्सों में होती है, कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, एक एस्पेक्ट वो है। दूसरा एस्पेक्ट ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाला है। ये 5 हार्मोन्स हैं आपके पास, इनके फंक्शंस पे सवाल आ सकता है, हिस्ट्री पे सवाल आ सकता है, फीचर्स पे आ सकता है। तीसरा पैरामीटर इसमें फोटो पीरियोडिज्म है, लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स।
और इसका आखिरी टॉपिक है वर्नलाइजेशन। ठीक है ना, तो अपन ने इसका एक एस्पेक्ट देखा है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का। अब अपन को एक या हद से 2 क्लास और लगनी है इसमें। ग्रोथ और ग्रोथ के पैरामीटर्स हैं, फोटो पीरियोडिज्म है और वर्नलाइजेशन है। तो ये कहां सीस्मो किसी को भी नहीं मिला। SEISMO आपने स्पेल क्या किया? अब करो हाथों हाथ गूगल SEISMO। हाँ वो तो ठीक है, मैं तो सीस्मो की बात कर रहा था। है तो हाँ, सीस्मो इज कंपन। SES करोगे तो दिक्कत है, SEI करोगे तो होगा। ठीक है भाई, चलो फिर बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। हाँ सीस्मो, टच वाइब्रेशंस, उनसे सीस्मोग्राफ नहीं होता जो आंख का एक मेजर करता है, सीस्मो का टर्म।